ये भी हट गया। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। ग्राफ नाम का टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक सक्सेसफुली हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक मतलब पहली क्लास जो थी ग्राफ की, कल आपको बहुत प्यारे तरीके से बेसिक समझाए थे। आज इसी में थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। आज आपको ग्राफ को पढ़ना सिखाएंगे और ग्राफ के साथ आपकी दोस्ती को और गहरा करेंगे, क्योंकि जितनी गहरी दोस्ती ग्राफ से आपकी होगी ना, उतना ही बेहतर एग्जाम में, पूरी साइंस में आप कंफर्टेबल रहोगे। क्योंकि ग्राफ के जो एक्चुअली में पता है क्या होता है, ग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इंसान को अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है और पूरे फोकस के साथ करना पड़ता है। ये खास बात है ग्राफ के क्वेश्चंस में कि जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अंदर फोकस बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है फोकस। इसी रीजन से कहते हैं हमेशा कि जो टॉपिक फोकस जिसमें मांग रहा हो, उस टॉपिक के लिए शांति से हेडफोन लगा के साइड में बैठ जाना चाहिए और फिर पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हो, सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जाओ साइड में, कहीं भी अगर आपके आसपास शोर शराबा है तो वहां से हटो, साइड में बैठो, हेडफोन लगाओ और फिर इस लेक्चर को देखना, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी मोटी बात मैं आपको लिखने के लिए कहूँ, जो भी पॉइंट टू रिमेंबर मैं आपको लिखने के लिए कहूँ, वो नोट जरूर से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से फंसेगा और आपको याद नहीं रहा तो आपसे नहीं बनेगा। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तो दोस्ती करने में एक्सपर्ट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ग्राफ चल रहा था, काफी कुछ ग्राफ के बारे में आप पढ़ चुके थे। और जब ग्राफ चल रहा है तो बात ग्राफ की होगी, और जब बात ग्राफ की होगी तो ग्राफ बनाकर ही ग्राफ के बारे में बात करने में ज्यादा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने बना हुआ है एक्सटी ग्राफ, मतलब आपके सामने बना हुआ है स्थिति समय ग्राफ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन टाइम ग्राफ। अब थोड़ा दिमाग लगाएं इस ग्राफ को लेकर के। कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जाते जाते कि मान लीजिए एक स्थिति समय ग्राफ जो है किसी वस्तु का, वो ऐसे बना हुआ है। ये किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के लिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा था, विस्थापन का तो मैंने पूछा ही था, कि वेग जो है उस वेग के बारे में आपको बताना है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो आपको बहुत कम ऐसे चैनल्स और बहुत कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी जहां पे आपको ग्राफ को लेकर के बहुत डीप में पढ़ाया जाए, पहली बात तो। और दूसरी बात, पढ़ाने वाले टीचर के पास आईआईटी जेईई नीट का एक्सपीरियंस हो, ये और भी रेयर है। और तीसरी बात, जो टीचर सिखाना चाहता है वो एज इट इज आप तक पहुंच जाए, ये उससे भी ज्यादा रेयर है, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप इस क्लास में बैठे हुए और आप आज ग्राफ मेरे से पढ़ रहे हो। ये बात आप मान के चलना, और इसका एहसास आपको 1 2 15 20 मिनट बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं, उस टेक्निक का यूज करके आप काइनेमेटिक्स के किसी भी ग्राफ का अध्ययन कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बस आपको 2 3 पॉइंट्स याद रखने बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, आप चाहो तो इसको मोटी बात लिख के नोट कर लो, चाहो तो आप इसको पॉइंट टू रिमेंबर करके नोट कर लो, जैसे भी आप नोट करना चाहो। पॉइंट नंबर 1 सुनिए ध्यान से। आपको अगर एक्सटी ग्राफ दे रखा है तो अच्छे समझना, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, उस अकेले स्लोप से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो। ध्यान से देखना, जो मैं बोलूंगा वो सुनने में अच्छा लगेगा, समझ में कम आएगा, बट जब एग्जांपल करके बताऊंगा बहुत मजा आ जाएगा। एक्सटी ग्राफ जो आपके पास है, अगर उस एक्सटी ग्राफ में आपने थीटा को चेक किया, थीटा को चेक करना, अगर थीटा न्यून कोण हो,
इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा न्यून कोण हो तो इससे पता चलता है कि वेग का चिन्ह धनात्मक होगा, v पॉजिटिव होगा। आ गई बात समझ में? अगर एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूं बेटा, अगर थीटा को आपने चेक किया और थीटा आपको अधिक कोण मिला, अधिक कोण समझते हो? अधिक कोण का मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेग का चिन्ह ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब आप बोलोगे सर आप तो हर चीज लॉजिक से पढ़ाते हो, तो हमें ये तो समझाओ इसका लॉजिक क्या है आखिर। बहुत सिंपल लॉजिक है। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेग देता है, ठीक है, और स्लोप होता है टेन थीटा। अगर टेन थीटा में थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो वो नेगेटिव आएगा, और अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो वेग भी नेगेटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेग भी पॉजिटिव होगा। तो मैं आपको कोई ऐसी जादू मंत्र छू वाली ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक जनरल पॉइंट से ही एक बात बना के याद करवा रहा हूं ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। तो सबसे मोटी बात अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी तक आपने ये सीखी कि एक्सटी ग्राफ के स्लोप को चेक करना है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वेग का चिन्ह धनात्मक होगा, अगर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेग का चिन्ह ऋणात्मक होगा। और वो कहते हैं ना भाई कितना ही समझा लो पर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करवाओगे मगज में जाता ही नहीं है। तो चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। अगर इसमें मुझे स्लोप को चेक करना हो कैसे करेंगे? मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चेक करना है, मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चेक करना है, दो पॉइंट्स पे स्लोप चेक करना है। क्या ऐसा कोई ट्रिक बता रखी है मैंने आपको स्लोप चेक करने की? जी हाँ बिल्कुल, स्लोप चेक करना बहुत ज्यादा आसान है। जिस पॉइंट पे भी स्लोप चेक करना है उस पॉइंट के ऊपर एक स्पर्श रेखा बना दीजिए। जय हो, ये हो गई स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट के ऊपर जाकर के एक्स अक्ष को काट रही है, कितना कोण बना रही है उसको चेक कर लीजिए। वो कोण अगर 90 डिग्री से कम है इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो वस्तु का वेग है वो धनात्मक है, और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब पॉइंट वन पर वस्तु का जो वेग है वो पॉजिटिव है। क्या इस लॉजिक को समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर 90 डिग्री हो तो क्या करेंगे बताऊंगा बेटा, थांबा बताऊंगा, चिंता मत करो, बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी ग्राफ आएगा उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। कि 90 डिग्री का क्या मतलब होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन, कोई टेंशन की बात नहीं, आप सुनते जाओ बस मेरी बात। पॉइंट नंबर 2 पर देखें, पॉइंट नंबर 2 पर अगर आप बनाते हो, ओ भाई गलत, पॉइंट नंबर 2 पर अगर आप स्पर्श रेखा बनाते हो तो ऐसे आ रही, मान लेते हैं इस एंगल को मैंने थीटा 1 बोला, तो यहां जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है थीटा 2, ये भी लेस देन 90 डिग्री है, मतलब इस पॉइंट 2 पर भी जो वेग है वो पॉजिटिव ही होगा। बताओ, तो कोई दिक्कत आ रही है आपको? वेग का चिन्ह निकालने के लिए, वेग का चिन्ह निकालने के लिए आपको केवल किस पे ध्यान देना है? थीटा पर। अगर थीटा लेस देन 90 है तो वेग का चिन्ह पॉजिटिव है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वेग का चिन्ह नेगेटिव है। तो जितने ही बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं सबसे पहले ताली बजाओ खुद के लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। पहली बात आपने अच्छे से याद कर ली है कि अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो हम बोलेंगे कि वहां पे वेग का चिन्ह पॉजिटिव है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो हम बोलेंगे वेग का चिन्ह नेगेटिव है। ये तो अभी केवल आपने वेग का चिन्ह निकालने का काम किया है। अब इसके आगे की बात समझना शुरू करते हैं। मोटी बात नंबर 2, अगर मान लो आपको कोई एक्सटी ग्राफ बना करके दे दे कभी भी जीवन में, और आपको ये बोले कि इस एक्सटी ग्राफ में ये बताओ कि वेग बढ़ रहा है
या वेग घट रहा है। वेग के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, वेग के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यह आपसे पूछ रहा है कि वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक काम में लेते हैं वो समझिए। बहुत सिंपल है। आप 2 पॉइंट्स लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट पर स्लोप चेक करेंगे, दोनों पॉइंट पर स्लोप चेक करेंगे, ठीक है। अगर स्लोप बढ़ रहा होगा तो वेग भी बढ़ रहा होगा। 2 पॉइंट लेंगे, सेम चीज, 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पर स्लोप चेक करेंगे। अगर स्लोप कम हो रहा होगा तो वेग भी कम हो रहा होगा। सर समझ में कुछ नहीं आया, सुनने में अच्छा लगा, कोई बात नहीं, सुन लो अच्छे से। स्लोप बढ़ने का मतलब है थीटा का बढ़ना, और स्लोप कम होने का मतलब है थीटा का कम होना। आप इससे रिलेट करके देख सकते हो। क्योंकि स्लोप कब बढ़ता है? स्लोप तब बढ़ेगा जब टेन थीटा बढ़ रहा हो, और जनरली टेन थीटा तब बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है। ऐसे ही स्लोप कम हो रहा है इसका मतलब टेन थीटा कम हो रहा है, और टेन थीटा कम हो रहा है इसका मतलब थीटा भी कम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई कि अगर हमें यह पता लगाना है कि वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है, तो उसकी एकदम शानदार ट्रिक बता दी मैंने आपको कि अगर आप स्लोप को बढ़ते हुए देख रहे हो तो वेग भी बढ़ रहा है, स्लोप को घटते हुए देख रहे हो तो वेग भी घट रहा है। नोट कर लिया इसको अच्छे से। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखें तो यहां पर जो एंगल है थीटा 1, पॉइंट नंबर 1 पे, मैंने कहा ना इन 2 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है कि वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सिंपल तरीका क्या है, पॉइंट नंबर 1 पर चेक करो एंगल कितना है। पॉइंट 1 पर, अब ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल एंगल देखो, इतना एंगल है। पॉइंट नंबर 2 पर देखो कितना एंगल है, इतना एंगल है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि थीटा 2 जो है वो ज्यादा है थीटा 1 से। है कि नहीं आसान? एकदम आसान है ना, कि थीटा 2 ज्यादा है किससे? थीटा 1 से। अगर थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका सिंपल मतलब ये निकल करके आता है कि आपका स्लोप बढ़ रहा है, और अगर स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेग भी बढ़ रहा है। तो पहली जानकारी आपको ये मिली इस ग्राफ को देख करके कि वेग पॉजिटिव है, और दूसरी जानकारी आपको ये मिली कि वस्तु का जो वेग है वो बढ़ रहा है। इस ग्राफ से हमने इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। बताओ, आया समझ में? स्लोप को बढ़ते हुए देखेंगे इसका मतलब वेग भी बढ़ रहा है। ये मुन्नी करके एक बच्ची है, उसने लिखा है, बहुत अच्छे। शिखा ने भी सही लिखा है, निखिल गुप्ता बढ़िया, अबरार खान, आदित्य गुप्ता, ठीक है ठीक है, बढ़ रहा है, सही बात है। अब आप सीख रहे हो ना, अब आप सीख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक्चुअल में आप सीख रहे हो। और ऐसे ही अगर डेली क्लास अटेंड करते रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। चलो आगे बढ़े। अब हम तीसरी चीज ये चेक करेंगे कि क्या एक्सटी ग्राफ से, तीसरी चीज हम ये चेक करेंगे कि क्या एक्सटी ग्राफ से हम त्वरण के बारे में कुछ बोल सकते हैं। एक्सटी ग्राफ से वेग निकालना तो आसान है सर, स्लोप देख लो, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेग पॉजिटिव है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा होगा तो वेग घट रहा है। मस्त बता दिया आपने। बट अब आप ये बताओ कि क्या एक्सटी ग्राफ से अपन त्वरण के बारे में कुछ बोल सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट टू रिमेंबर पीटीआर दे रहा हूं, ध्यान से उसको सुनना और याद रखना। यदि, बहुत बड़ी बात लिख रहा हूं मैं, बहुत ही बड़ी बात, यदि वेग बढ़ रहा है तो v तथा a सेम दिशा में है। ये आपके और मेरे समझने के लिए, इसलिए मैं अपनी देसी भाषा में लिख रहा हूं अपने हिसाब से, कि अगर वेग बढ़ रहा है तो v और a सेम दिशा में है। यदि वेग
घट रहा है तो v तथा a विपरीत दिशा में होंगे। बोलो कोई भी बच्चा ऐसा कम समझ में आया हो या फिर नहीं समझ में आया हो? क्योंकि आपने अभी इतनी सी चीजें समझी है, आपने कोई बहुत मोटी चीज तो नहीं समझ ली कि दिमाग में एकदम ऐसा लोड सा आ गया हो, तनतना रहा हो दिमाग की यार, ऊपर से आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? सिंपल बात सीखी है आपने कि यदि वस्तु, और ये तो सही बात है ना, त्वरण का काम क्या है? वेग को बढ़ाना। अगर वेग की दिशा में ही त्वरण है तो वस्तु का वेग बढ़ेगा। तो अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है इसका मतलब v और a जो है वो सेम दिशा में है, या फिर सिंपल भाषा में लिखूं तो सेम साइन में है, दोनों का साइन सेम होगा। और अगर वेग घट रहा है तो v तथा a जो है वो विपरीत दिशा में होंगे, डिफरेंट साइन, दोनों का साइन अलग अलग। बेटा कहीं किसी किताब में आपको इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप जो आज क्लास अटेंड कर रहे हो, जितने भी बच्चे, बहुत लकी हो आपके, आप सही तरीके चीजों को समझ पा रहे हो और आपने इसके नोट्स बना के रख लिए ना। आज के 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी अगर किसी को ग्राफ सिखाना हो, इन्हीं नोट्स को उठा करके देखना, आपको इसी वीडियो को वापस देखना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है, इसलिए ध्यान से सुनो। आप पढ़ने के हिसाब से भी बेस्ट है, पढ़ाने के हिसाब से भी बेस्ट है, इसीलिए कह रहा हूं। अब यहां देखें तो इस ग्राफ को देख करके क्या मैं त्वरण के बारे में कुछ बोल सकता हूं? अजी मजा आ जाएगा जी। सोचो, वस्तु का वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? वस्तु का वेग बढ़ रहा है। जब जब वस्तु का वेग बढ़ता है, त्वरण और वेग सेम साइन के होते हैं। यहां वेग का साइन ऑलरेडी हमें पता है पॉजिटिव है, तो त्वरण का साइन भी पॉजिटिव ही होगा। जय माता दी। आगे बात समझ में? बोलो, बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? कमेंट नहीं करोगे तो हम कैसे जान पाएंगे? आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में कैसा चल रहा है। हम्म, ठीक है। सचिन को ब्लॉक कीजिए, ये पढ़ने नहीं दे रहा है। कौन है सचिन? लव यू मुन्नी। अरे यार, कहने का मतलब वो होता है ना कि हम इतनी पढ़ाई करते हैं, माँ बाप का इतना पैसा लगाते हैं, और फिर एक सेकंड में, एक झटके में हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमारी सारी की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। ये सचिन भाई साहब को क्या बोलूं मैं। जिंदगी बर्बाद करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है क्लास अटेंड नहीं करना। उसमें ये होता है कि भाई क्लास अटेंड नहीं किया, बाद में कर लेगा, तो उसमें बचने के चांस होते हैं। दूसरा तरीका होता है क्लास अटेंड करने के बाद रिवीजन नहीं करना। उसमें भी ये होता है कि भाई हाँ, बच्चे ने अभी रिवाइज नहीं किया, बाद में रिवाइज कर लेगा। तीसरा होता है क्लास अटेंड करके समय बर्बाद करना, क्लास अटेंड करके भी ध्यान नहीं देना। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तुम जीवन के फंडामेंटल के खिलाफ जा रहे हो। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होगा और मैं मर जाऊंगा, सीधी बात है। ऐसे ही अगर आप क्लास में बैठे हो और आपका ध्यान क्लास में नहीं है, एग्जाम में उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, आप नहीं कर पाओगे, आपकी जिंदगी बर्बाद है। पढ़ाई में तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई में सब कुछ होता है, बट पढ़ाई से आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो नहीं बढ़ सकते, फिर आपको दूसरा रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप जीवन के इतने बहुमूल्य समय हमें दे रहे हो तो फोकस कर लो यार, थोड़ा सा फोकस कर लो। बाकी कुछ नहीं पढ़ा, ये लव यू शव यू में कुछ नहीं पढ़ा। और अगर एक गलती और फिर हम लोग ब्लॉक कर देंगे आपको, परमानेंट ब्लॉक। उसके बाद तड़पते रहना आशीष सिंह लेक्चर्स पे कमेंट करने में, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका थोड़ा बुद्धि खुलेगी। इस प्रश्न को करने के बाद ध्यान से देखिएगा। हम आपसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे इस प्रश्न में, और तरह तरह के सवाल करने से आपका दिमाग एकदम ओपन हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा,
कोई नहीं पढ़ाएगा इतना अच्छा। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट सच बता रहा हूँ, मैंने और भी लेक्चर्स देखे हैं इसलिए बोल पा रहा हूँ मैं आपको ये चीज। आईआईटी जेई के नाम पे आईआईटी जेई का कंटेंट होता ही नहीं है। आईआईटी जेई की क्लास लिखा होता है थंबनेल के अंदर या कहीं भी, अंदर जाके देखते हैं तो लेवल बोर्ड का भी नहीं होता, और जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ वो आईआईटी जेई का एग्जैक्ट लेवल है। इसलिए कदर करो, कदर। कुछ नहीं पड़ा जीवन में, कदर नहीं करोगे तो जाओगे काम से। ये प्रश्न स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, उन्हीं के अंदर से मैं ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। एक्सटी ग्राफ है, ग्राफ की वैल्यूज देख लीजिए आप, किस पॉइंट पर कौन सी वैल्यू है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको, ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। +40 मीटर, माइनस का 20 मीटर, 0 2 4 5 6, ये समय हो गया। ठीक है, चलो शुरू करें। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये ग्राफ आपके सामने है, कुल तय दूरी बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। प्यारे बच्चों, मैंने आपको मोटी बात नंबर 1 और मोटी बात नंबर 2 में लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी ग्राफ आपको बना के देते हैं ना, एक्सटी ग्राफ है आपका, ये ध्यान रखना, जो भी ग्राफ आपको बना के देते हैं ना, वो वस्तु का पाथ नहीं होता। वस्तु का रास्ता तो हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं, वस्तु का रास्ता हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि वस्तु सरल रेखीय गति में है। तो वस्तु का पाथ ये वस्तु का रास्ता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत कैसे करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि यही वस्तु का रास्ता है। ये वस्तु का रास्ता नहीं है, वस्तु का रास्ता ऑलरेडी तय हो चुका है। वस्तु का रास्ता एकदम स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अब अगर इस ग्राफ के हिसाब से हम वस्तु का रास्ता बनाना शुरू करें तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। समय बराबर 0 पर, टाइम बराबर 0 पर, वस्तु x बराबर 0 पर है, ठीक है। समय बराबर 2 सेकंड पर वस्तु कहां पहुंच गई, 40 मीटर पर। तो समय बराबर 2 सेकंड पर वस्तु पहुंच जाती है 40 मीटर पर, मतलब वस्तु किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छी बात है, जाने दो, हमें क्या। उसके बाद वस्तु 4 सेकंड पर फिर से 0 पर आ गई। इसका मतलब यह है कि वस्तु आपके ऐसे घूमी है और टाइम बराबर 4 सेकंड पर फिर से x बराबर 0 पर है। समय बराबर 5 सेकंड पर आपकी वस्तु -20 में चली गई। इसका मतलब आपकी वस्तु पीछे जा रही है और समय बराबर 5 सेकंड पर वस्तु x बराबर -20 पर है। रास्ता समझ पा रहे हो वस्तु का कैसे जा रही है वस्तु, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, टाइम बराबर 6 सेकंड पर वापस से x 0 हो गया, तो टाइम बराबर 6 सेकंड पे आपकी वस्तु वापस से यहीं पे आ गई। तो अगर कोई प्यारा सा बच्चा ये सोच रहा हो कि ये वस्तु का रास्ता है, तो ये वस्तु का रास्ता नहीं है। वस्तु का एक्चुअल रास्ता ये वाला है जो मैंने बनाया है। अब इसमें कुल दूरी तय करते हैं कितनी हुई। पहले आपकी वस्तु 0 से गई 40 पर, 40 दूरी तय करी, 40 से वापस आई यहां पर, फिर 40 तय करी, 40 से फिर पीछे गई 20, फिर 20 से वापस इधर आई 20। दूरी का सीधा कॉन्सेप्ट है, वस्तु के साथ साथ चलो, इसके अलावा दिमाग लगाना नहीं है। तो 40 + 40 + 40 + 40, 40 + 40 + 20 + 20, ये हो गया 160। तो कुल तय दूरी कितनी निकल के आई, अरे मुन्ना गुणा नहीं करना था, मुन्ना गुणा नहीं करना था, जोड़ना था, 120। बताओ आई बात समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, मजा आ गया एकदम। ये तो कुल तय दूरी है। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछ लें कि कुल तय
विस्थापन कितना होगा वो बताइए। आ रहा है मजा क्लास में कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ। अच्छा लग रहा है ना ऐसे क्वेश्चन करने में? कुछ सीख रहे हैं ना अपन, कुछ सीख रहे हैं ना। 120, हाँ 120, हाँ किलोमीटर में, मीटर में, मीटर में, ठीक है। चलो, कुल तय विस्थापन, कितना विस्थापन तय हुआ? बहुत सिंपल है बेटा, जहां से चलना शुरू किया आगे गई, पीछे गई, वापस वहीं आ गई। तो जहां से चलना शुरू किया अगर वापस वहीं आ जाते हैं तो विस्थापन कितना हो जाता है? शून्य, जीरो। अंडा, विस्थापन कितना हो गया? जीरो हो गया, शून्य हो गया। कोई समस्या नहीं है। अब अगर आपको यही कहा जाता कि वस्तु का वेग और चाल ज्ञात कीजिए, वस्तु का वेग और चाल ज्ञात करने के लिए आपको कहते तो कैसे होता? वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। एक ग्राफ से आप क्या क्या कर सकते हो, वही चीज की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको मजा आ जाए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब आप खुद चेक करो, विस्थापन कितना है आपकी वस्तु का? यहां पर आपकी वस्तु जहां चलना शुरू की, घूम के वापस वहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य। और समय कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड है ना? अरे यार, वस्तु यहां से लास्ट मोमेंट तक कितना टाइम लगा है? 6 सेकंड। तो समय कितना है? 6 सेकंड। तो विस्थापन 0, समय 6, वे कितना निकल के आया? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इस ग्राफ के आंकड़ों से ये बात डायरेक्ट समझ में आती है कि यहां पर जो वेग निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है? 0 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल की बात करते हैं। चाल होती है दूरी बटा समय। दूरी कितनी निकल के आई? 120 मीटर। समय कितना लगा? 6। तो यहां से निकल के आता है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए? आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको लगता है कि ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है? आपको लगता है कि ये चीज मुश्किल है आपके लिए? अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है तो आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे। अब यहां पर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं। जितने बच्चे हैं सबको हो गया, समझ में आ गया? वेरी गुड, बढ़िया, क्लियर बेटा, गुड गुड गुड। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं यहां पर। समय बराबर 4 सेकंड पर वस्तु का जो वेग है उसका चिन्ह बताइए। चलिए करिए। समय बराबर 4 पर जो वस्तु का वेग है उसका चिन्ह भी बताना है और उसका परिमाण, उसकी वैल्यू भी बतानी है। समय बराबर 4 सेकंड, इस समय वस्तु का कितना वेग है और कितना, कौन सा उस वेग का चिन्ह है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। 1 मिनट का समय आपके पास है इस प्रश्न को करने के लिए। और सभी बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत ध्यान से सीख रहे हैं, तो पता चल जाएगा कितने ध्यान से सीख रहे हैं। करिए। हाँ जी, सोचा इसके बारे में? टाइम 4 पर वेग 0। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मुझे समझ में आ गया अच्छे से कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता आईआईटी जेईई और नीट में। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। 0 0 0 0। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के ग्राफ को देख करके उनके दिमाग में जब भी यहां का कोई पॉइंट आएगा ना, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी गलती करते हैं कि इस पॉइंट पे उनको सब कुछ ही 0 नजर आता है। आप लोगों के कमेंट देखो, आप मोनू, प्रिंस
और संजय, आदित्य, सूरज, निषाद, सब लोगों के हिसाब से 0 है। काक पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, बाहर निकाला रहे डेढ़ के डेढ़ वाली कहानी है तुम्हारी। समझ में नहीं आया ना? फुर्सत में समझाऊंगा कभी इसका मतलब। पॉइंट ये है कि इस पॉइंट के ऊपर, चलो सुन ही लो उसका मतलब। क्या होता है कि 2-4 पंडित होते हैं ना, वो पंडित मिलकर के क्या करते हैं कि भाई कौवे को लेके आते हैं और कौवे को ला करके पिंजरे में बंद करते हैं और उसके चारों तरफ वेद का पाठ करते हैं। 10 दिन हो जाते हैं, 12 दिन, 15 दिन, ये सोच करके कि इस कौवे को समझ में आएगा। और तो काक पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, पिंजरे में बंद किया कौवे को और उसको चारों वेद पढ़ा दिए। फिर सोचते हैं कि भाई अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बताएगा, ये कुछ संस्कृत के श्लोक बोलेगा। और जैसे उस कौवे को बाहर निकालते हैं ना, काक पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, बाहर निकाला रहे डेढ़ के डेढ़, बाहर निकालते ही वो काव काव ही करेगा। मतलब पढ़ने के पूर्व और पढ़ने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही आप लोग कर रहे हो। मैंने आपको ये कहा था, क्या मतलब निकला इतनी मेहनत करने का? फिर एक्सटी ग्राफ में आपको अच्छे समझाया था कि एक्सटी ग्राफ में थीटा को चेक करो, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो v का साइन पॉजिटिव होगा, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो v का साइन नेगेटिव होगा। आपने किया किसी ने ऐसा? अगर मैंने आपको, और ये कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है, समय बराबर 4 सेकंड पर x 0 है, v थोड़ी 0 हो सकता है। सोचो ना, 4 सेकंड कहां पर है? ये रहा 4 सेकंड। क्या वस्तु यहां पे आके रुक गई थी? क्या वस्तु 0 सेकंड चलना शुरू करी, 2 सेकंड पे यहां गई, फिर 4 सेकंड पे यहां, अब आगे जा रही है ना, तो वस्तु उल्टी दिशा में जा रही है। वस्तु जाना रुक गया क्या? चल रही है ना वस्तु, तो वेग 0 कैसे हो सकता है? x बराबर 0 है, मतलब वस्तु घूम करके वापस अपने मूल बिंदु पर आई होगी। तो समय बराबर 4 पर x 0 है, v 0 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एंगल चेक किया यहां पर कितना बन रहा है? इस पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री ज्यादा बन रहा है। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो ऐसे केस में v का जो साइन है वो नेगेटिव होता है। तो पहली बात, इस पॉइंट पर v का साइन नेगेटिव है। अब रही बात स्लोप निकालने की, वो कैसे निकालेंगे देखो। वैसे तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल का tan थीटा निकालोगे तो वो आएगा नेगेटिव। आप चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस ये वाला tan थीटा निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये वाला tan थीटा निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है एक्चुअल में। इसी रीजन से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर ये वाला लोगे तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा। तो इस वाले से अगर आप tan थीटा निकाल रहे हो, बस आगे एक माइनस साइन लगा देना, वेग एकदम सही निकल करके आएगा बिना किसी दिक्कत के। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है? 40, आधार कितना है? आधार कितना है इसका? ये वाला ट्रायंगल लिया है अपन ने, ये वाला। तो लंब है 40, आधार कितना है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 2 है, तो ये भी 2 होगा, तो आधार 2 है। कितना निकल के आ रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड। और क्योंकि एंगल ये वाला लेना था अपन को, अपन ने ये लिया है, तो वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब इस पॉइंट पर जो v का मान है वो कितना है? माइनस का 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इस समय वस्तु जब इधर जा रही है तो कितने वेग से जा रही है? 20 मीटर प्रति सेकंड से। और माइनस का मतलब यह है कि वस्तु लेफ्ट में जा रही है। गजब करते हो यार, गजब करते हो, गजब करते हो। 4 सेकंड पर वस्तु नीचे जा रही है। ठीक है, बताइए। अब एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग बताइए, टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग बताइए, बताओ कितना होगा वस्तु का वेग टाइम बराबर 2 सेकंड पर? जल्दी से, टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग बताइए, टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग बताइए जल्दी से।
देखो, टाइम बराबर 2 सेकंड के ऊपर वस्तु का वेग कैसे बता सकते हैं अपन, सोचते हैं इसके बारे में। टाइम बराबर 2 सेकंड पर अगर वस्तु का वेग बताना हो तो आपको स्लोप देखना पड़ेगा। अब टाइम बराबर 2 वो समय है जब स्लोप इस एंगल से इस एंगल पर ट्रांसफर हो रहा है। कहने का मतलब यूं फिर यूं, तो पहले स्लोप है थीटा ये वाला एंगल, अब स्लोप कितना है ये वाला एंगल। तो ये टाइम बराबर 2 सेकंड वो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप चाहो तो 3 स्टार लगा सकते हो। टाइम बराबर 2 सेकंड वो समय है जब आपकी वस्तु अपने वेग की दिशा को बदल रही है। गलत आंसर है आप सभी का, गलत आंसर है आप सभी का, ध्यान दीजिए। ये टाइम बराबर 2 सेकंड पर ये जो पीक है ना, इस पीक का मतलब क्या है सुनना, इस पीक का सीधा मतलब यह है कि इस समय वस्तु अपने वेग की दिशा को बदल रही है। चेक करिए, मस्त, बहुत सिंपल है। समय बराबर 2 पर वस्तु कहां पर है, यहां पर है। टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु यहां पर है ना। क्या हो रहा है, टाइम बराबर 2 सेकंड के जस्ट पहले वस्तु इधर आ रही थी ऐसे। ये पेन जो है इसका कलर से आपको शायद नहीं दिखेगा, हाथ से बताता हूं। समय बराबर 2 सेकंड से पहले वस्तु ऐसे जा रही थी, v पॉजिटिव था क्योंकि पॉजिटिव अक्ष में चल रही थी। यहां आप देखोगे तो टाइम बराबर 2 सेकंड से जस्ट पहले आप देखोगे तो थीटा लेस देन 90 है और v क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला एंगल। और इसके जस्ट बाद में थीटा ग्रेटर देन 90 है और v क्या है आपका, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु आपकी ऐसे जा रही थी, वस्तु गई, टाइम बराबर 2 सेकंड पे वस्तु ने अपनी दिशा को खटाक से ऐसे बदल लिया। तो टाइम बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का जो वेग है उसको आप यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको यहां पे नहीं बता सकते कि उस पॉइंट पर स्थिति कैसी है, क्योंकि वो वाला पॉइंट ट्रांजिशन का पॉइंट है, वेग जीरो नहीं है। अरे समझो, वेग जीरो नहीं है। समय बराबर 2 सेकंड पर वस्तु यूं जा रही है, समय बराबर 2 सेकंड पर खटाक से घूम के इधर आ रही है, तो वस्तु का वेग एकदम से बदल गया, माइनस से प्लस हो गया। तो ये ट्रांजिशन का टाइम है। और इसको पता है क्या बोलते हैं, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वस्तु गई, समय बराबर 2 सेकंड पे वस्तु 2 सेकंड के जस्ट पहले ऐसे चल रही है और 2 सेकंड के जस्ट बाद ऐसे चल रही है। 2 सेकंड के जस्ट पहले वस्तु का वेग पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ है और समय बराबर 2 सेकंड के जस्ट बाद वस्तु का वेग नेगेटिव हो चुका है, माइनस एक्स में है। 2 सेकंड के जस्ट पहले उधर जा रही है, 2 सेकंड के जस्ट पहले बाद इधर आ रही है। तो ऐसे केस में पता है क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर वस्तु के साथ कोई टक्कर हुई है, कोई कॉलिजन हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत आसान चीज लग रही है मेरे को, तो पता नहीं आप लोगों का, तो बाकी ये चीज बहुत आसान है कि इस पॉइंट पर कॉलिजन हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है। मतलब वस्तु गई, जैसे मान लो आप बॉल को फेंकते हो ना, तो आपने बॉल को ऐसे फेंका, यूं फेंका बॉल, तो वस्तु गई और टकरा करके वापस आ गई, वस्तु गई टकरा करके वापस आ गई। तो टकरा करके वापस आई ना, टकराने से पहले वेग प्लस, टकराने के बाद वेग माइनस। तो इसका मतलब जहां पर यहां पीक दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है। ऐसे यहां पर पीक है, टाइम बराबर 5 सेकंड पर देखो आप, टाइम बराबर 5 सेकंड पे क्या हो रहा है, वस्तु गई, टकराई, वापस से घूम गई। इसका मतलब टाइम बराबर 5 पर भी वस्तु का वेग नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वस्तु के वेग की अगर बात की जाए तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि यहां से वहां अगर अपन देखें ध्यान से, तो यहां से वहां एक चीज डायरेक्ट समझ में आ रही है कि वस्तु का जो वेग है वो बदल रहा है एकदम से। तो यहां पे भी डिफाइन नहीं होगा, यहां पे भी कौन सा वाला केस बन रहा है, यहां पर भी कॉलिजन वाला केस ही बन रहा है। क्लियर और नॉट? ठीक है, बताइए। और आसान करूं, बहुत सिंपल है।
इस पॉइंट पर आकर के आप इसको मत देखो, इस ग्राफ को मत देखो, आप इसको देखो, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हो क्या रहा है, केवल इस पर ध्यान दो। तो अगर इस पॉइंट पर ध्यान दें तो इस पॉइंट पर एक ही चीज हो रही है, क्या, कि यहां पे वेग बदल रहा है। पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर स्लोप नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट को यहां चेक करो तो टाइम बराबर 2 सेकंड पे क्या हो रहा है, वस्तु पहले इधर जा रही थी, अब इधर आ रही है। इसका मतलब टकरा करके वापस आई है। तो जिस पॉइंट पर टकरा के वापस आती है उस जगह पर आपको ऐसे पीक दिखाई देगा। तो आप समझ जाना, जब भी आपको एक्सटी ग्राफ में इस टाइप का पीक दिखाई दे, इसका मतलब वहां पे कॉलिजन हुआ है, वहां पर कॉलिजन हुआ है। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पे मोटी बात लिख दूं या पॉइंट टू रिमेंबर लिख दूं? एक्सटी ग्राफ में पीक, कॉलिजन की संभावना। ग्राफ वाले टॉपिक को इतना लंबा कोई नहीं खींचेगा, एक दिन 2 दिन पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं सब। कोई भी टीचर देख लो आप, अगर हम ग्राफ को इतना टाइम दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जीवन में हमेशा उस टॉपिक को अच्छे से सीख करके रख सको। हमेशा, ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। तो मुझे लगता है आपने काफी कुछ सीखा है आज की क्लास में। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो ध्यान रखें। होमवर्क आपको असाइनमेंट के रूप में मिलेगा। होगा क्या असाइनमेंट में, सुनिए। जो भी आईआईटी जेईई वाले बैच के बच्चे हैं, जो भी नीट बैच के बच्चे हैं, जो मोमेंटम बैच के बच्चे हैं, मोमेंटम में भी जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ले रखा है उनको भी ये मिलेगा असाइनमेंट। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखा है उनको भी मिलेगा, और जिन्होंने फिजिक्स ले रखा है उनको भी मिलेगा। इस असाइनमेंट के अंदर आपके पास एक्सटी ग्राफ आएंगे। आपको क्या करना होगा, उन एक्सटी ग्राफ का क्या मतलब है, उस एक्सटी ग्राफ की विवेचना करनी है आपको। किस प्रकार की विवेचना करनी है? जैसी विवेचना मैंने यहां पे करवाई थी ना आपको, किधर गया भाई, ये नहीं आते, ये इस टाइप की विवेचना आपको करनी है वीटी ग्राफ की। क्लियर? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये जितना भी आपने आज सीखा है उन सबकी प्रैक्टिस के लिए जो भी मोस्ट पॉसिबल एक्सटी ग्राफ है वो सारे हम आपको बना करके देंगे। वो ग्राफ आपको आपके असाइनमेंट में शीट में मिल जाएंगे आज रात को 9-10 बजे तक। कल तक आपको ये करके रखना है। कल आपकी एक एक्सक्लूसिव क्लास होगी, जैसा हमने कह रखा है कि हम बैच के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस लेते हैं। तो कल आपकी एक्सक्लूसिव क्लास होगी, और उस एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि ग्राफ के ऊपर जो आपकी कमांड है वो एकदम मस्त हो सके। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे कल। आप ये असाइनमेंट जरूर सॉल्व कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। उसके लिए आपको ये सारे लेक्चर जो मैंने बताया इन सबकी जरूरत पड़ेगी, तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और ग्राफ वाला टॉपिक जो है इसका पार्ट 3 जो है वो कल आएगा एक्सक्लूसिव क्लास के रूप में, जिसके अंदर हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर पार्ट नंबर 4 वापस से सबके लिए फ्री होगा। उस पार्ट नंबर 4 में हम जो है वीटी ग्राफ या उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक भी कोर्स परचेज नहीं कर रखा है, कर लेना चाहिए आपको। पूरे साल भर का बहुत मिनिमम अमाउंट है, और उसके अंदर आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी थ्योरी सीखने को मिलती है, और वो उस प्राइस पर है जिस प्राइस में आप एक दिन का चाहो तो 10 समोसे खा सकते हो। उतनी प्राइस के ऊपर आपको हम लोग कोर्स देते हैं। तो ठीक है, बढ़िया, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाइए। जितनी मोटी बातें आपने आज सीखी उन सबको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैच को ज्वाइन कर लो, अभी कॉल कर लो, अभी व्हाट्सएप कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आराम से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए।